हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स मार्क्स पॉइंट पर। जैसा कि मेरा नाम अनुराग पाल, फिजिक्स फैकल्टी। ठीक है, आई होप आप लोगों की अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और अपनी प्रिपरेशन में बढ़िया से लगे होंगे। ठीक है, और बढ़िया भले चंगे स्वस्थ होंगे। ठीक है, जैसा कि आज मेरा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि भौतिक जगत। यानी कि हमारी फिजिक्स क्या होती है, इस फिजिक्स शब्द का उत्पन्न कैसे हुआ। ठीक है, क्या होता है कि फिजिक्स में हम चीज़ें, ये सारी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है कि हमारे ये ग्रेविटेशन फोर्सेस क्या होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में हमको जो ज्ञान प्राप्त करना होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और वैसे भी ये फिजिक्स को हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, फिजिक्स में ऐसी क्या रोमांचक चीज़ें घुसी हुई हैं या उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे फिजिक्स लोग इतने इंटरेस्टेड से समझते हैं। ठीक है, वही भी आज टॉपिक में चर्चा करूँगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, जिसे आप लोग बोलते हो भौतिक जगत। समझते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकृति में, हमारे नेचर में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब फिजिक्स के द्वारा ही, आप एक साइंस शब्द के द्वारा ही समझते हैं। जैसे कि इस मार्कर और इस बोर्ड पे क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, कि इसके बीच में, इस बोर्ड और इस मार्कर के बीच में कौन सा फोर्स लगता होगा, वो रिपल फोर्स होगा या अट्रैक्ट फोर्स होगा, कौन सा फोर्स लगता होगा। झरनों से पानी का गिरना, ये प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, सूर्य का पूरब से निकलना, दिन रात की अवधि होना, पृथ्वी का अपनी कीली परत पर घूमना। ठीक है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब चीज़ क्या होती हैं, इन चीज़ों की जो भी घटनाएं होती हैं वो एक फिजिक्स में ही इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इस जगत की बात करता हूँ मैं, तो इस वर्ल्ड की बात करता हूँ। जो भी इस प्रकृति में, नेचर में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब हम फिजिक्स के द्वारा ही पढ़ते हैं, सीधे साफ शब्दों में। ठीक है, तो एक शब्द आता है कि हमारे एक पहले शब्द था एक टॉलमी का सिद्धांत। टॉलमी के सिद्धांत के अनुसार टॉलमी ने क्या बताया, टॉलमी जो था एक साइंटिस्ट का नाम था। टॉलमी ने बताया कि हमारी पृथ्वी जो है वो स्थिर है, यानी कि ये पूरे ब्रह्मांड का क्या है, केंद्र है, जिसके चारों ओर सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके क्या लगाती हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो इस सिद्धांत को टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी क्या है, हमारी अर्थ जो है, अर्थ पूरे यूनिवर्स का केंद्र है, जिसके चारों ओर सन व प्लैनेट्स यानी ग्रह क्या करते हैं, अराउंड घूमते हैं। ठीक है, अर्थ को क्या बताया गया, केंद्र बताया गया। अर्थ को क्या केंद्र बताया गया, इसे बोला गया भूकेंद्रीय टॉलमी का सिद्धांत। क्या बोला गया, भूकेंद्रीय टॉलमी का सिद्धांत बोला गया। लेकिन कुछ इनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए कुछ वर्षों बाद पता लगाया गया, बोला गया टॉलमी का सिद्धांत, जिसे आप नाम दिया गया टॉलमी का भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया गया। इनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए कुछ वर्षों बाद ज्ञात किया गया कि ये सब बातें टॉलमी की गलत थी। इन टॉलमी की जो बातें थी सारी गलत थी। इसके बाद आया कोपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसमें क्या किया गया, इसमें क्या आया, कोपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसमें क्या किया गया, सन को केंद्र माना गया। क्या माना गया? केंद्र माना गया।
और इसके चारों ओर पृथ्वी सहित अन्य ग्रह इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसे बोला गया कोपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि टॉलमी का सिद्धांत क्या था और कोपरनिकस का क्या सिद्धांत था। ठीक है, ये चीज़ें जब आपकी क्लियर हो गई दोनों, तो अगर आप इसे बनाना चाहो तो बना लीजिए। वैसे मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है साइंस शब्द। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा SCIENCE, साइंस। साइंस शब्द इसे बोलते हो आप हिंदी में विज्ञान। तो विज्ञान जो साइंस शब्द था, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, वो लैटिन भाषा का एक शब्द था सिंटिया। साइंस जो शब्द की उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई थी, जिसको क्या लिख दिया, सिंटिया। सिंटिया नाम से शब्द की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ठीक है, इस शब्द का जो अर्थ होता है, सिंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है जानना। क्या होता है इसका मतलब, जानना। ठीक है, ये आपकी विज्ञान शब्द जो था, हिंदी का शब्द था ये विज्ञान, जो एक इल्म भाषा अर्थात अरबी भाषा का शब्द था। क्या था ये, अरबी भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, अब जो इसकी जो परिभाषा बताई, इस विज्ञान शब्द की जो परिभाषा बताई कि सुव्य व्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। किसी चीज़ के आपको देखा, उसने उस चीज़ के बारे में आपने विशेष अध्ययन किया, उस पर कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए गए, ठीक है, उसके बारे में जो गहन अध्ययन किया गया और कोई जो अच्छा सा एक गुड कंक्लूजन निकल के आया, वही एक्चुअली में क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया, तो उसी को बोला गया विज्ञान के शब्द में उसको डाल दिया गया। ये सब था। ठीक है, इतना आप नोट करना चाहो नोट कर लो, उसके बाद मैं साफ कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम कि फिजिक्स जो थी हमारी, एक ग्रीक भाषा का शब्द था। जैसे कि मैं बात करता हूँ फिजिक्स, PHYSICS। ठीक है, फिजिक्स जो था वो जो था एक नेचर था। जो फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है वो नेचर से हुई है, यानी कि प्रकृति से हुई है। क्या हुआ, फिजिक्स की उत्पत्ति नेचर से हुई है, क्योंकि जो हमारे नेचर में घटनाएं घटित होती हैं वही हमें फिजिक्स के द्वारा पढ़ने को मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, नेचर। अब जो फिजिक्स के शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो ग्रीक भाषा का एक शब्द था। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द था, इस कंडीशन से लिखा गया। यही क्या था, एक नेचर बोला गया इसको, और इसी को क्या बोल दिया गया, फिजिक्स नाम दे दिया गया। तो हमारी फिजिक्स क्या हो गई, एक नेचर के रूप में काम करने लगी। ठीक है, ये था, एक ग्रीक भाषा का शब्द था, इसी से हमारी फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। ये जो बात थी वो 15 सेंचुरी की थी, 15 सेंचुरी ईसा पूर्व की बात। ईसा पूर्व कह सकते हो, कुछ समय की पहले कह सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रीक शब्द। अब जो फिजिक्स शब्द था, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है फिजिक्स की, वो फ्यूसिस से हुई है। किससे हुई है, फ्यूसिस नामक के शब्द से हुई है। किससे हुई है, फ्यूसिस। ये तो था कि हमारी फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स नाम का शब्द कहाँ से आया, साइंस नाम का शब्द कहाँ से आया, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। फटाफट इसको अगर नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, इसके बारे में कुछ आगे भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, एक टॉपिक लेता हूं मैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स विद फिजिक्स। ठीक है, इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिए, बस सेंस समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं कि फिजिक्स और मैथ में क्या रिलेशन था। थोड़ी इंग्लिश पे गौर मत करना, फिजिक्स और मैथ में क्या रिलेशन था, फिजिक्स और मैथ एक दूसरे पे किस तरह से रिलेटेड होते हैं। ठीक, समझते हैं। देखिए, जब कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, जितनी भी उसमें कैलकुलेशन वाली जो घटनाएं होती हैं वो एक मैथमेटिक्स के द्वारा ही सॉल्व की जाती हैं। उसके बाद कोई मैथमेटिक्स जब निकाल लिया जाता है सारी अवधारणाएं, उसके बाद फिजिक्स उस पर अलाउ होती है। ठीक है, फिजिक्स किस तरह से कोई प्लेनेट तैयार किया जाए, सैटेलाइट तैयार की जा रही है, तो उसके पीछे हम जैसे सैटेलाइट को सूर्य चंद्रमा पर जाना है तो कितनी दूरी है, वहाँ पे किस तरह से क्या कहते हैं, कितना फ्रिक्शन होगा, वहाँ पे कितना ग्रेविटेशन होगा, उस तरह से सारी की सारी जो गणनाएं कर ली जाती हैं। उसके बाद एक फिजिक्स के अनुसार एक सैटेलाइट तैयार की जाती है, फिर उस तरह से कितनी दूरी पर उसको ट्रांसफ़र किया जाए, जैसे आप पलायन किया जाए, कितनी दूरी पे, ये सब उसके मैथमेटिक्स का भी काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा मैथमेटिक्स होता है वो फिजिक्स पर भी डिपेंड करता है, और फिजिक्स जो हमारी होती है वो मैथमेटिक्स पर भी डिपेंड होती है। तो लिख सकते हो आप इस तरह से कि मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स नहीं है और फिजिक्स के बिना मैथमेटिक्स नहीं है। कह सकते हैं कि एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बीच वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता हो सकता है। ये दोनों जो होते हैं वो एक ही दिल के बने होते हैं। थोड़ा दिल पे ध्यान मत देना, गड़बड़ फड़बड़ा है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स नहीं है और फिजिक्स के बिना मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दूसरे पॉइंट में क्या लिख सकते हो, मैथमेटिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट फिजिक्स। फिजिक्स के बिना मैथमेटिक्स नहीं और मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स नहीं। ठीक है, अब सर बात करते हैं कि देखिए, कोई भी आप एक टॉपिक ले लेते हो तो आगे आप लोगों को, ये तो फर्स्ट क्लास का पहला चैप्टर है जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि फर्स्ट क्लास में आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, 12th क्लास में आपको पता चल ही जाएगा। कोई भी अगर आप फिजिक्स में कोई भी चीज़ करते हो तो उसमें मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसे आप नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नाम लेता हूं मैं ग्रेविटेशन फोर्स का। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, देखिए इस मार्कर और इस बोर्ड पर भी जो एक फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो अट्रैक्शन प्रकृति का हो सकता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच भी जो ग्रेविटेशन लगता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है, अगर कोई प्लेनेट्स है और उसकी सैटेलाइट के बीच अराउंड घूम रहा है, अगर किसी प्लेनेट्स के अराउंड सैटेलाइट घूम रहा है तो उसको ग्रेविटेशन फोर्स ही लगता है। ठीक है, अगर किसी यहाँ से मैं खड़ा हूँ और कोई खगोलीय दूरी है इनफाइनाइट दूरी तक, उसके बीच जो बल लगता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक है, मैं खाना जो मैं खाता हूँ अगर मेरे पेट के अंदर जाता है वो ग्रेविटेशन फोर्स से आता है। ठीक है, अगर मैं इस जमीन पे खड़ा हो पा रहा हूँ तो वे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, नहीं तो मैं तैरते हुए नजर आता आपको। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ये कि फिजिक्स के अंदर ही आप पढ़ते हो। ठीक है, 9th क्लास में इसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे फिजिक्स के अंदर इन चीज़ों को पढ़ा जाता है। ठीक है सर आपको इस चैप्टर में बताने की ज़रूरत थी, तो पढ़ा देते यार। देखिए, किसी चीज़ की पढ़ाई करने से पहले उसका जो पहले का जो चीज़ें होती हैं उनको सब देख लेते हैं कि हमको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड इसमें देखते हैं, इसी की बात मैं करता हूं कि मोशन इन प्लैनेट्स अराउंड सैटेलाइट। ठीक है, ऐसे ही बात कर सकते हो आप, मोशन इन प्लैनेट्स अराउंड सन। ठीक है, जो हमारे ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और जो हमारी प्लैनेट्स हैं सैटेलाइट के चारों चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, प्लैनेट्स, यहाँ पर प्लैनेट्स उल्टा लिख दिया, सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट्स। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इसमें क्या होता है, एनर्जी जो होती है हमारी, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है समझते हैं। अगर मैं इन हाथों को इस तरह से रब करूं, सर आप ये क्या कर रहे हो, सर्दी लग रही है, अरे सर बहुत गर्मी है, आप सर्दी की बात कर रहे हो। देखिए, इस हाथों को मैं इस तरह से रब कर रहा हूं तो आपको गर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना क्या हुआ, इस हाथों को रब करते वक्त इन हाथों में एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई। सर ऐसा नहीं करते हैं, एनर्जी आ गई इसको हाथों में, जब मेरे हाथों में एनर्जी को मैंने इसमें फॉल किया, एनर्जी को डाला मैंने इसके अंदर, तो हाथ क्यों नहीं अपने मन से रफ होते हैं? नहीं, अरे सर ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे झरने से पानी गिर रहा है, क्या झरने से नीचे से पानी ऊपर नहीं जा सकता? ठीक है, छोड़िए, एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। गरम गरम चाय भर के आई, अरे सर चाय की बात कर रहे हो, कल तो मैंने पी थी उनके साथ में। किसके साथ में पी थी बेटा? अरे सर पी थी, नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, न मत बताओ। कप में आप चाय पी रही हो, कप जमीन पे मैंने छोड़ दिया, अरे सर इतनी मेहनत से तो चाय आई थी, आपने जमीन पे गिरा दी। नहीं बेटा समझो, मैंने चाय गिलास में भरी, वो जमीन पे मैंने छोड़ दी। सर ऐसा नहीं हो सकता है, वो कप नीचे से जुड़ करके उसमें चाय पूरा भर जाए पुनः। तो कुछ हमारी यूनिवर्स में यानी कि फिजिक्स में कुछ ऐसे फिनोमेना भी हैं, फिजिक्स में हमारे कुछ ऐसे फिनोमेना में हैं जो हमें एक तरफ तो हमें क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो सेकंड तरफ से नहीं। नहीं दिखाई देते। तो इसी का अध्ययन हमें सेकंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना पड़ता है। एनर्जी, इसे बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूं। वैसे गहन तो इस फर्स्ट ईयर क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, हर काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स, बेब्स 12th क्लास में सब इतने मजे से पढ़ाऊंगा कि आपकी IIT और नीट फिजिक्स 90% सही कर दूंगा आपको। 90% आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। फिर 12th के बाद अपनी नीट IIT की तैयारी कीजिए, मात्र 1 साल के अंदर आप सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो इन चीज़ों की मैं बात करता हूँ। अब थे हमारे मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट, उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ।
मैक्सवेल चाचा जो हमारे थे, अरे चाचा मैक्सवेल चाचा, बेटा मैक्सवेल चाचा, मैक्सवेल ने जो 4 यूनिक इक्वेशन दी, इन्होंने कितनी दी बेटा? 4 इक्वेशन दी इन्होंने। ठीक है, इन 4 इक्वेशन इन्होंने दी, एक नियम में इन्होंने पूरी फिजिक्स खत्म कर डाली थी, एक यूनिट को, फिर दूसरी नियम में पूरी फिजिक्स खत्म कर डाली इन्होंने, मतलब एक अपने नियम में पूरी फिजिक्स को खत्म कर दिया। समझ लो कौन थे वो? हमारे मैक्सवेल चाचा, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? मैक्सवेल चाचा, चाचा मेरे चाचा मैक्सवेल बोलते हैं। तो इनका जो पहला नियम था, पहले नियम में इन्होंने कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में इन्होंने अपने पहले ही नियम में बता दिया था। क्या था? इन्होंने कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बता दिया था। कि सर इन्होंने तो बता दिया था, थोड़ा आप भी इसके बारे में बता दो। ठीक है, बता रहा हूं बेटा, परेशान मत होइए, मेरा भी थोड़ा दिमाग जो है वो आप ही की तरफ है, थोड़ा क्या पूरा ही है। कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन्होंने क्या क्या बता दिया था? कि इसमें जो चार्ज होते हैं, चार्ज, ठीक है, और क्या होता था? कूलॉम्स लॉ। ठीक है, इन्होंने चार्ज यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वे एक दूसरे से भागते हैं, क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। इन सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। और माइनस, एक पॉजिटिव चार्ज होता था और एक नेगेटिव चार्ज होता, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे की तरफ आते हुए नजर आते थे, यानी कि अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, ये जो गुण थे वो किसमें थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मैक्सवेल ने इनके बारे में सबको, इतना ही छोटा नहीं है, इसके कम से कम मैं 5-6 लेक्चर में इसको कंप्लीट करूंगा बढ़िया से। ठीक है, इसके बारे में बताया था। सेकंड जो लॉ था हमारा मैक्सवेल चाचा का, उसमें सेकंड में इन्होंने कंप्लीट थर्मोडायनेमिक, इसमें इन्होंने क्या किया था? कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स में बता दिया था कि कोई भी गैस, ठीक है, कोई भी गैस की कैसी प्रकृति हो सकती है, कोई गैस किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कैसा व्यवहार करती है। ठीक है, इसमें बता दिया था इन्होंने अपने नियम, इस गैस में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बताया था। मैक्सवेल एक मिनट रुकना, दिख रहा है नीचे? ठीक है, मैं बता रहा हूं, यहां बता देता हूं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बताया था इन्होंने अपने। ठीक है, और डिफरेंट गैस होती है वो किस तरह से व्यवहार करती है। ठीक है, और इन्होंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला बताया था। इसमें इन्होंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी हो सकती है, ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी हो सकती है, स्पीड कितनी हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में इन्होंने बताया था। ठीक है, और इसमें इन्होंने कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स में इन्होंने एक भी बताया था, हीट इंजन के बारे में बताया। ठीक है, कार्नोट के बारे में बताया, कार्नोट इंजन के बारे में बताया था, कार्नोट इंजन के बारे में बताया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स में खत्म कर दी थी। उसके बाद आप लोग नोट करना चाहो नोट कर लो, मैं साफ करूंगा ऊपर में। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या बताया था? कंप्लीट मैग्नेटिज्म। इसमें क्या था? कंप्लीट मैग्नेटिज्म में कि कोई भी मैग्नेट में किस तरह से व्यवहार करते हैं। जैसे मैग्नेट में 2 सिरा होते हैं,
एक एन सिरा होता है, एक एस सिरा होता है, ठीक है। तो एन सिरा जो होगा वो क्या होता है, रिपेल होता है, ठीक है। और उन्होंने जैसे एन बताया, एक एस सिरा नॉर्थ साउथ का, तो ये सिरा कैसे होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इन चीज़ों के बारे में इन्होंने पूरी डिटेल से इन्होंने कंप्लीट मैग्नेटिज्म में बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर जो बताया था इन्होंने, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता दिया था। मैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था कि कोई भी तरंग दैर्घ्य किस तरह से व्यवहार करती है, ठीक है, ज्वार भाटा किस तरह से, भंवर धाराएं किस तरह से उठती हैं, ठीक है। इन्होंने सब वेव के में बता दिया था, ठीक है। इतने चीज चारों आप लोग नोट करना चाहो नोट कर लो, ठीक। ये तो मैक्सवेल फार्मूला के बारे में इन्होंने बताया था। सबसे मैं एक चर्चा एक और कर लेता हूं आप लोगों के साथ में। अब एक फिजिक्स का एक छोटा टर्म था, जैसे कि कोई बड़ी चीज है, जैसे जनरेटर वगैरह हो गए हमारे, ठीक है, कार्नोट इंजन हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, और ये हमारी आर्मेचर कुंडली वगैरह जो होती थी, इन चीजों का हमारा कैसे इसकी स्टडी की जाती थी। तो स्टडी ऑफ लार्ज सिस्टम, स्टडी ऑफ लार्ज सिस्टम, जैसे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, सर बात ही तो कर रहे हो आप, मैं बात कर रहा हूं जनरेटर की। सर आपकी जनरेटर की मीनिंग सही नहीं है, अरे बेटा मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। जनरेटर में क्या होता है, जैसे कि मैंने ले लिया आर्मेचर, ठीक है, कॉइल वगैरह ले ली, ठीक है। इन चीज़ों के एक एक पार्ट का स्टडी करना, जैसे इस पार्ट की मैंने स्टडी कर ली अच्छे से, इस पार्ट के बारे में अच्छे से स्टडी कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद में सबको जोड़ लिया, ठीक है। मैग्नेट के बारे में, इसमें जो मैग्नेट लगे होते हैं, इन चीज़ों के बारे में स्टडी की, इसके बारे में स्टडी की, और फाइनल जो हमारा कॉन्क्लूजन निकल के आया, जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया, उन सबको जोड़ करके हमारा जनरेटर तैयार हो गया। इस चीज़ से स्टडी ऑफ लार्ज फिजिक्स में ही स्टडी की जाती है, ठीक है। जैसे कि सर हमारी कैसे स्टडी की जाए, आपकी बताऊं मैं, तो नाम चुनता हूं, ये है हमारी सुषमना। सुषमना के लेग्स, स्टोमच, लेग्स के बारे में क्या काम करते हैं उसके, ठीक है, उसके बारे में स्टडी की। एक फॉर एग्जाम्पल, अरे सर कोई सुषमना कौन है, ये पढ़ने में दिमाग लगाओ, कोई सुषमना नहीं है। अरे सर बड़ी प्रेम से नाम सोचा है, ठीक है। उसके लेग्स के बारे में अच्छे से अध्ययन किया, स्टोमच के लिए किया, फिंगर के बारे में किया, उसके माइंड का अच्छे से रिसर्च किया, ठीक है। जो डिफरेंट पार्टिकल सर हो गए उसके, ठीक है, नहीं मानते, पार्टिकल नहीं बोल रहा, उसके डिफरेंट बॉडी के हमने अध्ययन किया, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया, उनको मिक्स करके हमें सुषमना की बारे में पता लग गया। इसी तरह से हमने ये सारे डिफरेंट एक एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। साफ करूं मैं, साफ करूं, एक मेरे फोटो ले लो, बहुत अच्छे आ रहे हो सर आप, क्या करूं, अच्छा आ रहा हूं मैं, अच्छा रे बाबा। लगा लीजिए फंडामेंटल इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। तो हमारे फंडामेंटल जो फोर्स हैं हमारे जो नेचर में, वो 4 फोर्सेस हैं। कितने फोर्स हैं? 4 फोर्स हैं, जिससे ये हमारी दुनिया, यूनिवर्स चल रहा है।
ठीक है। तो पहला जो फोर्स आता है आपका, एक अच्छा सा फोर्स आता है जिसका नाम मैं दे रहा हूं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। अब ग्रेविटेशन के फोर्स के बारे में समझते हैं, ये क्या क्या होता है। ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ये जो हमारा एक्ट बिटवीन टू एनी मासेस, बोल सकते हो m1 और m2। जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो दो अलग अलग मास के बीच लगता है, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई। जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मेरे थोड़ी दूर एक क्या है, कैमरा है, जहां पर आप लोग प्यारे प्यारे हमारे भाई बंधु देख रहे हो। तो हमारे और कैमरा के बीच जो एक फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। हम यहां खड़े हुए हैं और हमारे जो थोड़ी दूर हमारे रिश्तेदार हैं, वहां पर हमारा एक मामा का लड़का है। सर आप कैसी बात कर रहे हो, हाँ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। सन और अर्थ के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। हम लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो ये क्या है हमारा, ये इनफाइनाइट दूरी तक भी लग सकता है। एक वस्तु यहाँ एक पूरी गंगा पार है, तो क्या लग रहा है, इनफाइनाइट, ठीक। ये यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर बल है, सबसे दुर्बल बल है, सबसे कमजोर बल है। कि सर कमजोर कैसे हो गया, आप किसी इंसान के लिए हमेशा उपलब्ध बने रहोगे तो वो आपकी कदर करना छोड़ देता है। इसी तरह से ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो यूनिवर्सल फोर्स है। इसे आप बोल सकते हो यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स जो है वो किसी, यहाँ कोई वस्तु रखी, कोई दूसरी वस्तु लगी, उसके बीच लग जाता है। वहां कोई वस्तु रखी, उसके बीच लग जाता है, ठीक है। कोई दो पार्टिकल्स रखे हुए, उनके बीच ही लग जाता है। तो हर जगह ये उपलब्ध रहता है, इसलिए सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, कमजोर बल होता है, ठीक है। कैसा होता है, कमजोर बल होता है, ये हमारा सबसे कमजोर बल होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए फटाफट। सेकंड, ठीक है, इसमें एक पॉइंट आप और जोड़ लीजिए, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। देखिए अब जो सूर्य और पृथ्वी या चंद्रमा के बीच ये फोर्स लग रहा है, तो वहां पर कोई मीडियम है कि नहीं है, तो इसे किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये जो फोर्स जो होता है, इसका अपना फार्मूला तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा, F = G(m1 m2 अपॉन r² होता है, ठीक है सर। G क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है, ठीक है सर। इतना तो याद है मुझे, ठीक है। साफ करूँ इसको, साफ करूँ, ठीक है सर, साफ करो। अब बात करते हैं जो सेकंड फोर्स जो है उसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सर क्या है, ये हमारे यूनिवर्सल का, ये हमारे नेचर का, ये हमारे यूनिवर्स का सबसे कमजोर
कैसा बल है? सबसे। अब देखिए किससे कमजोर बल है? ग्रेविटेशन से कमजोर नहीं है, ग्रेविटेशन से दूसरे नंबर पे आता है कमजोर बल। ठीक है, ये इसका आपको शायद 12th क्लास में ना फर्स्ट क्लास में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता इसके बारे में। इसके बारे में सिर्फ 12th क्लास में थोड़ा बहुत है, बिल्कुल थोड़ा बहुत है। ठीक है, ये क्या होता है? न्यूट्रॉनों के बीच लगता है, एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉनों के बीच लगता है। और ये क्या होता है? एक बीटा, जो आपने पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा किरणें जहाँ से डेवलप होती हैं, निकलती हैं, वहाँ पर ये बल लगता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं समझते हैं। और ये जो होता है शॉर्ट रेंज के लिए लगता है। शॉर्ट रेंज जिस तरह से 10⁻⁻40 से लेकर के 10⁻⁻15 तक लगता है। ठीक है, अब समझ सकते हो -40 माइनस कितनी दूरी कम हो सकती है, तो शॉर्ट रेंज के लिए ये फोर्स काम करता है। ठीक है, साफ करूं तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा फोर्स क्या होता है? तीसरा फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? एक्ट बिटवीन चार्ज। जिस तरह से कोई एक Q1 चार्ज हो गया, एक Q2 चार्ज हो गया, इस कंडीशन से ये फोर्स काम करता है दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, जब दो चार्ज के बीच जो ये काम करता है तो उसके बीच जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का जो फार्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फार्मूला आपको 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिला। ठीक है, अब बात करता हूं, जो ये तीसरा जो पॉइंट आता है, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। किस तरह से होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ठीक है, नंबर 4 की बात करते हैं। डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। इसके लिए भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसी इनफाइनाइट के बीच लग जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया आपका। नोट करिए। ठीक है, मैं चौथे फोर्स की बात कर रहा हूं। क्या है? इसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्स जो होता है एक्ट बिटवीन टू पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों के बीच ये लगता है। ठीक है, जो न्यूट्रॉनों जैसे कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जितना हमारा फोर्स होगा, उतना ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन के बीच में होगा। ठीक है, ये क्या होता है? ऑर्बिटल के फोर्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, ये भी एक कह सकते हो आप, जो होता है ये लॉन्ग रेंज के लिए नहीं होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये फंडामेंटल फोर्सेस समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बात करता हूं, एक इतने कॉपचे में बात कर रहा हूं अच्छे से। सबसे पहले पढ़ा आपने ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, फिर आपने पढ़ा वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन 4 फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होता है, ठीक है, लिख सकता हूं मैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, तो इनका जो होता है रेशियो होता है 1:10, रेशियो 10, 25, 36, 38।
इनके जो रेशियो होता है 1 रेशियो 10 टू द पावर 25, रेशियो 10 टू द पावर 36, रेशियो 10 टू द पावर 38। ठीक है, ये रेशियो होता है। आई होप आप लोगों को फिजिकल वर्ल्ड के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। कुछ क्लासी वीडियो में मेरी आ चुकी हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी एनर्जी मिलती रहे और वो मैं एनर्जी आप लोगों को शेयर करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।